नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये द लल्लन टॉप की जो चुनावी यात्रा है जिसको हमने नाम दिया है क्या हाल है यूपी, उसको अब मैं आगे लेकर बढ़ूँगा। और यूपी में हम लखनऊ से सटे हुए एक ज़िले में हैं जो खासा उर्वर, जिसकी भूमि काफ़ी उर्वर है पॉलिटिकली, और इसकी उर्वरता के और अन्य पैमाने भी हैं। जिसकी उर्वरता में राजनीति उगती है तो कभी कभी कहा जाता है कि अफीम भी उगती है। तो साहब हम हैं बाराबंकी में, और ये बाराबंकी का छाया चौराहा है जहाँ पे कार्ड डाला गया, घोषणाएं की गई तो बहुत सारे लोग मिलने चले आए और बातचीत करने चले आए। तो बातचीत होगी, देखा जाएगा कि इस पूरे इलाके की बातचीत, इस इलाके का क्या मसला है, ये इलाका कहाँ जाता है, पॉलिटिकली कितना इम्पोर्टेंट है, और सब लोग जुटे हुए हैं। और ये इनसे एक बातचीत शुरू करेंगे जिन्होंने बताया कि वो राजनीतिक भले ही कितने ज़रूरी ना हो लेकिन वो भारत सरकार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? रणधीर सिंह सुमन। रणधीर सिंह सुमन। तो मैं आपको रणधीर जी कह लूँ? ठीक है। क्या करते हैं रणधीर जी आप? मैं वकालत करता हूँ। वकालत करते हैं कहाँ पे? बाराबंकी में। तो आप क्यों इतना इम्पोर्टेंट है भारत सरकार के लिए? हम इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि विचारों की जब आवश्यकता होती है तो विचार ही सब बदलते हैं। बाकी दल बदल या आपके जो करप्ट सिस्टम से जो लोग चुन के आ रहे हैं या कैपिटलिस्ट सिस्टम के माध्यम से जो लोग इजारेदारों के पैसे के साथ, तो संसद गुलाम होती है। लेकिन जब हम आते हैं, जहाँ भी आए, हमारी उपलब्धियाँ हैं। मतलब मैं करप्ट सिस्टम से लोग चुन के आ रहे हैं जी? क्या चुनावी सिस्टम करप्ट है? निश्चित रूप से जो जिस तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है, जिस तरीके से आपके, तो आम आदमी चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं है, और वैचारिक राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रह जाती हैं। अच्छा, तो मतलब क्या आप कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM से। CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, CPI से ताल्लुक़ रखते हैं आप। और आप अभी बता रहे थे कि मैंने आप बताया कि मैंने आप कहाँ हैं, तो आपने कहा कि सर हम तो पूरे देश में हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सर ये JNU वाली बात मत बताइए जो अक्सर हम लोग JNU के गंगा ढाबे पे बातचीत सुनते हैं। फिर आपने कहा कि सर इंटेलिजेंस ब्यूरो के नक्शे पे तो हम ही लोग हैं। भाई भारत सरकार ये कहती है, और जो यहाँ का मीडिया है वो हमारी ताकत को बिल्कुल शून्य कहता है। लेकिन उसके बावजूद पर डे आपके नेशनल मीडिया से लेके और छोटे मीडिया तक हमारे खिलाफ आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं। अगर हमारी कोई इस देश के अंदर उपयोगिता नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, और उसके बाद अगर हमको सत्तारूढ़ दल जो आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुवांशिक संगठन है, सरकार तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, सरकार BJP की। नो, क्योंकि आपके जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, किसी के का नियंत्रित करने वाला कोई संगठन नहीं है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार इसी वजह से टूटी थी, दोहरी सदस्यता के सवाल को लेके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके नियंत्रित होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और हर जिले में, प्रदेश में, नेशनल लेवल पे उनके चुने हुए स्वयंसेवक आपके संगठन मंत्री होते हैं, और वही आपके तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, राष्ट्रपति कौन होगा। मैंने बसपा के लिए बामसेफ कुछ नहीं है। नो। और सपा के लिए और लोहिया कुछ नहीं है आपका मतलब? लोहिया उनके वैचारिक नेता हैं। लोहिया कोई नियंत्रित करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है, प्रदेश लेवल की जो कमेटी है, वो स्वयं फैसला लेती है। लेकिन इनके वहाँ पहले नागपुर मुख्यालय से फैसला होगा, उसके बाद उसका जो संगठन है, जन संगठन है, भारतीय जनता पार्टी उसको लागू करने का काम करता है। यानी आप आज जैसे एकदम वही मॉडल हो गया ना, जैसे उन लोगों को RSS चला रहा, BJP को RSS चला रहा आपके हिसाब से, वैसे ही आप कम्युनिस्ट पार्टियों को मार्क्सवाद चला रहा है, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो चला रहा है उनको, है ना? वो विचारधारा है। तो वही हो गई सर। नहीं, बात नहीं, संगठन नहीं, लिविंग संगठन है वो RSS। कोई यही तुलना कर देगा आप? जी जी, नहीं, ये नहीं कर सकता है। जैसे आपने एक उदाहरण दिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं में से रहे हैं, और उनके विचारों के तहत समाजवादी पार्टी चल रही है। बाराबंकी की बातचीत करते हैं। बाराबंकी के बारे में
मतलब कई कई बार होता है लोकसभा सीट आपकी सुरक्षित है, 7 में से 2 विधानसभाएं आपकी सुरक्षित हैं। कितनी ज़रूरत है बाराबंकी को भी विकास की, कितने ध्यान की ज़रूरत है? मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से अलग। अभी एक रेजिडेंट की तरफ बताइए। भाई उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार आपके विज्ञापन और शिलान्यासों की सरकार है। इसके अलावा जमीनी लेवल के ऊपर इनका कोई काम नहीं। विज्ञापन में जो छपता है उसी को देख के योगी जी खुश हो लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। दूसरा, नाम बदलो। इलाहाबाद को चाहे प्रयागराज कर दीजिए और चाहे कोई दूसरा नाम कर दीजिए, उससे जीवन स्तर लोगों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इन्होंने आपके विभिन्न परियोजनाओं का, विभिन्न योजनाओं का जो चल रही थी, नाम बदलने के अतिरिक्त इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, लेकिन ये तो आप वकील हैं, आप समझते होंगे, इनका दावा है सर कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधरा है यूपी में। कतई नहीं, कतई नहीं। अभी आपके राकेश शुक्ला IAS हैं, सुल्तानपुर में उनके भाई को पीट पीट के मार डाला गया। बाराबंकी का अगर आप क्राइम रेट देखिए तो हाईएस्ट है हत्याओं में। आप पूरे नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, NDPS के मुकदमे भी चल रहे हैं यहाँ के, तो NDPS के मामले में तो सीधा सीधा है कि पुलिस और स्मगलर्स एक हैं। अच्छा, स्मगलिंग होती है बाराबंकी में? नहीं, जिनको स्मगलर्स एक है, मतलब स्मगलिंग होती तभी स्मगलर्स होंगे? नहीं, जिसको ज्यादा दिन के लिए भेजना होता है उसका एक पैमाना है कि अगर 40 ग्राम लगा दो तो जल्दी जमानत हो जाएगी। अच्छा, ऐसा होता है? यही हो ही रहा है। अच्छा, रिकवरी कितने की होती है? रिकवरी 40 ग्राम की होती है। कितने करते हैं, कितने दिखाते हैं? करते क्या, वही आपके रखे हुए हैं। और अगर आप किसी थाने की तलाशी करा लीजिए तो वहाँ 2-4 पैकेट आपके मार्फिन हेरोइन के मिल जाएंगे। वो भी असली मार्फिन हेरोइन नहीं है। वो आपके जब अफीम से मार्फिन और हेरोइन बनाई जाती है तो उसका जो कचरा होता है, उस कचरे को पाउडर के रूप में ये पैक किए हुए रखे रहते हैं। अच्छा। और जब किसी आदमी को दंडित करना होता है या राजनीतिक विदेशवश या किसी अन्य कारण से, तो उसकी मात्रा वो थाना इंचार्ज तय कर देता है। इनको इतने दिन के लिए भेजना तो 300 ग्राम। 300 ग्राम का मतलब है कमर्शियल हो गया, जमानत आसानी से नहीं होगी। नॉन कमर्शियल है। फिर उसके बाद आपके इस्तेमाल। स्मगलिंग होती है कि नहीं बाराबंकी में? उसके अलावा नहीं होती। नहीं होती। एकदम नहीं, दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, पहले कभी होती रही, अब नहीं होती। आप बताइए जी। क्या नाम है आपका? RP गौतम एडवोकेट। RP गौतम जी। जी। क्या सही इनका कहना है? नहीं, बाराबंकी में स्मगलिंग नहीं हो रही है, सही है। हाँ, नहीं होती स्मगलिंग। थाना एकदम मिला जुला चल रहा है? नहीं, थाना मिला जुला क्या भाई, अभी तो सुमन जी ने बताया कि बाराबंकी हो चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश आप ले लीजिए, इस समय योगी की सरकार में केवल बदले की भावना से उनके जो विपक्षी लोग हैं या जो उनके काले कारनामों के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाते हैं, उनको कैसे ठीक किया जाएगा, ये काम पुलिस से मिल करके वो लोग कराने का काम करते हैं। इसके आप तमाम उदाहरण देख लीजिए। तमाम राजनीतिक पार्टियों के, सुनिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को अनावश्यक रूप से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके जेल भेजने का काम किया गया है। भाई बाराबंकी में तमाम ऐसे छोटे छोटे हमारे नेता हैं। अरे कोई ज़रूरी है नाम हम ले लें? भाई कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हम सबका नाम उजागर कर दें, लेकिन ये तो यहाँ का जो रिकॉर्ड है, आप तो मीडिया के साथ ही हैं, आप इसके बारे में कप्तान से, यहाँ के जो प्रमुख सचिव वगैरह हैं या DGP हैं, आप इनसे पूछिए कैसा लॉजिक में वो पेश आते कि नहीं, वो तो बहुत शातिर अपराधी था, वो तो बहुत बड़ा उसका रिकॉर्ड था, उसमें हम इनको भेजे हैं। आप इस समय जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, आप समझ लीजिए कि अपराध की श्रेणी में कानून जिस स्तर से सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित था, लाइन ऑर्डर जिस तरह से मेंटेन थी, पूरी कोशिश तो योगी जी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो गुंडे माफिया हैं, अब आपको हमें उदाहरण दे दूं, मालेगांव बम ब्लास्ट की जो मुख्य आरोपी है, आप कौन है इसमें जानते हैं? आप प्रज्ञा ठाकुर जी, प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है, आज वो पार्लियामेंट में बैठ करके कानून आदित्यनाथ की बात कहाँ से आ गई? नहीं, मैं बता दूं, जैसे जो आपराधिक इनका जो वो है पूरी तरह से बीजेपी का, जितने बड़े टॉप के माफिया हैं, जितने बड़े अपराधी हैं, वो तो उनके यहाँ वॉशिंग मशीन है, बीजेपी में है
तो जो चले गए तो वो इधर से डालेंगे, उधर से बढ़िया वो वॉशिंग होकर के साफ होकर के निकलेंगे, वहाँ स्वच्छ छवि के बीएसपी में हैं, समाजवादी में हैं या अन्य किसी दल में अगर हैं वो, तो वहाँ अपराधी हैं और माफिया हैं वो। तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश बीजेपी के जंगल राज से जल रहा है और यूपी की जनता ने, आप समझ लीजिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, जिस तरह से बाराबंकी तो विशेष रूप से चल रहा है। आपकी बात समझ गया है, लेकिन हमको ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गुंडागर्दी नहीं होती थी? सच बताइएगा। देखिए, हम भी यूपी के रहने वाले हैं, मेरा घर बनारस में है। मैं बता दूं, ये 100% सही है कि देश आज़ादी के बाद, अरे आज़ादी के बाद कहाँ चलेगा, 2012 में आइए। मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, देश आज़ादी के बाद तमाम दलों ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन जब तक 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने का काम केवल बीएसपी ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर जला, तमाम ऐसे प्रदेश हैं, जिले हैं जहाँ जले तमाम लोगों पर को जो है बड़े पैमाने पर उनके जो संगठन के तमाम लोग हैं, ज़मीन हड़पो, जो प्लाट सरकारी है वो प्लाट हमारा है, जो गरीबों का प्लाट वो हमारा प्लाट है। ये तो पूरी तरह से गुंडा राज उनकी सरकार में भी था। वही हाल सपा में है, वही हाल बीजेपी में है। तो इसको केवल एक ही विकल्प है, आप समझ लीजिए, केवल बीएसपी केवल स्वच्छ प्रशासन दे सकती है। बहन कुमारी मायावती जी ऐसी नेता हैं देश की, जिन्होंने अपने आवास पर अपने सांसदों और विधायकों को बुला करके अपराध किए थे, गलती किए थे, उनको जेल भेजने का काम किया था। ऐसा किसी नेता का नाम बता दीजिए जो अपने जेल भेजने का काम किया। से बात करते हैं, और भी लोग हैं, आपसे बात कर सकती हैं? बिल्कुल सर। क्या नाम है? दानिश अहमद। दानिश अहमद जी। क्या लग रहा है बाराबंकी का मूड इस बार आपको? अभी के हिसाब से बताइए, चुनाव के समय तो फिर से आएंगे। आप क्या करते हैं दानिश जी? आप? मैं व्यवसाय करता हूँ। व्यवसाय करता हूँ और MIM से जुड़ा हुआ हूँ। व्यवसाय करते हैं? MIM से भी जुड़ा हुआ हूँ। MIM से भी जुड़ा हुआ हूँ। MIM से? जी। MIM से। तो बताइए, क्या लग रहा है यूपी का मामला? यूपी में इस बार बाराबंकी से अगर ब्रेक डाउन करके सदर से हैं कि 6 सीटों के बारे में? सदर का खाली पूछेंगे कि 6 सीटों के बारे में? देखिए, 6 सीटों का जो मामला है और जो पॉलिटिकल लोग यहाँ अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, मौजूदा यहाँ पे भाजपा के 4 विधायक 5 जीते थे, अब 4 रह गए हैं, और एक ज़माने में समाजवादी पार्टी के 6 विधायक थे जी। लेकिन वो समाजवादी नहीं रही। अब समाजवादी सामंतवादियों की है समाजवादी। इसमें फॉर्च्यूनर और लेक्सस गाड़ियों का काफिला चलता है, तो नेताओं के भी वैसे ही हाल चाल रहते हैं। ठीक है। प्लस दूसरी चीज़, जब से MIM उत्तर प्रदेश में उसने अपनी हाजिरी दी है, सबसे पहला काम MIM को B टीम का नाम देने में समाजवादी ही आगे रही। बीजेपी की B टीम है, उन्होंने ही बनाया। उनका कहना है कि ये जितना लड़ेंगे बीजेपी को उतना पोलराइजेशन का फ़ायदा होगा, वो ये कहते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि ये B टीम हमको कह रहे हैं या पूरी अल्पसंख्यक कमेटी को कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की? पहले इस बात का जवाब देते हैं। अगर ये है तो आजम खान तो B का सबसे पहला A हो गए, शाकिर अली के थे वो भी B में हो गए। आज आजम खान कहाँ बैठे हैं? B की वजह से बैठे हैं कि A की वजह से बैठे हैं? ये समाजवादी वाले बता सकते हैं। भाई भाजपा सरकार में उनको समाजवादियों पर आरोप की बाद में बात है। मेरा सवाल ये है कि बाराबंकी की 6 सीटों के खिलाफ से क्या आप सोच रहे हैं? अभी फिलहाल तो लड़ाई यहाँ पे जो है भाजपा से ही होगी, लेकिन MIM का रोल बहुत अच्छा होगा। कहाँ MIM का पता ही नहीं कहाँ रोल होगा। अभी चलेगा, वोट पे सब कुछ पता चलेगा MIM के बारे में। अभी जिस तरह से लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं कि लोगों को निगलेक्ट करके बात कर रहे हैं, माइनस करके बात कर रहे हैं। खासकर इसमें 2-3 पार्टियां हैं, वो चाहते नहीं है कि बात हमें लेके चलें अल्पसंख्यकों को लेके। बिना अल्पसंख्यकों के वजूद क्षेत्रीय पार्टियों का किसी का है ही नहीं है। नहीं, मतलब वो मानता हूं मैं जी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ बीजेपी इस बार 5 की 5 सीटों पे सिर्फ डबल में ही हार जाएगी, क्योंकि सिर्फ डबल होने वाला है। एक सीट पे 4 कैंडिडेट मार रहे हैं, एक को मिलेगा, 3 ऑटोमेटिक अपोजिशन में चले जाएंगे। सदर की बात कर रहे हैं आप? सदर की बात कर रहा हूँ, सदर में पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे सदर से विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, उनके सामने ये सबसे बड़ी समस्या ये उनको लग रही है कि अगर अल्पसंख्यक खिसका तो हम खिसक जाएंगे। भाजपा को लग रहा है कि MIM अगर लड़ेगी तो हम जीत सकते हैं। और
जो है बहुजन समाज पार्टी इस ख्वाब में जी रही है कि हमको अल्पसंख्यकों का सपोर्ट से हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन मेरा सवाल तीनों पार्टियों से एक एक है। कुंवर दानिश अली बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा के सांसद, पार्लियामेंट में एक लीडर की पोस्ट पे बैठे थे वो जी। उन्होंने जब 370 और 3 तलाक के बिल के ऊपर बात करी तो मायावती ने उनको फट से उनकी पोस्ट से हटा दिया जी। तो ये तो इंसाफ हुआ दानिश अली और प्लस उनकी कम्युनिटी के साथ में। ये बीएसपी का रोल है, बसपा का मतलब ये बीएसपी का रोल एक्चुअल में मुस्लिम समुदाय के साथ ये भी जी। ये तो सीधी सी बात है जी। दूसरी चीज़, मायावती जी का एक बयान था जो मेरठ के सांसद हाजी याकूब को लेके कहा था कि मैंने इसलिए बीजेपी को वोट करवा दिया अपना कि एक कट्टर मुसलमान ना जीतने पाए। ये पैमाना उन्होंने तय कर दिया था। लीजिए साहब, अभी आप बड़ा बसपा कर रहे थे, ये देखिए बता रहे हैं कि 370 और उस पर पार्टी के नेता, खुद के नेता को निष्कासित कर दिया उन्होंने पार्टी से। देखिए, जहाँ तक हमको पता, हमारे जानकारी के मुताबिक है कि इनको सही जानकारी नहीं है इस बात। हाँ, नहीं, सही जानकारी नहीं है इनको। निष्कासन तो हुआ ना, निष्कासन हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। सौरभ द्विवेदी जी ने इसके ऊपर डिबेट भी करी जी। और मैं सौरभ जी को फॉलो भी करता हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है। और दूसरी चीज़, जब कुंवर दानिश अली को पोस्ट से हटाया गया और कुंवर दानिश अली को ये कहा गया कि आप ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, फिर 3 तलाक के मामले पे, NRC CA के मामले पे बीएसपी ने क्या किया, मेरा सवाल बीएसपी से उठता है। दानिश अली बोले, उनको बाहर कर दिया गया। आज वो सिर्फ एक अमरोहा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसके अलावा उनका कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं बता दूं, मुस्लिम समाज के लोगों के शासन सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी की बात है। बीएसपी के अलावा मैं बता दूं, अभी IMI है, बीएसपी के अलावा शासन सत्ता में मुस्लिम समाज के लोगों को केवल भागीदारी देने का काम अरबी फारसी अरबी विश्वविद्यालय, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हो, जितना भी है, जो भी कुछ आज दिख रहा है अलग से कंपोनेंट प्लान का भी मुस्लिम समाज लोगों को, ये केवल बीएसपी की सरकार में बना है। अन्य जो लोग भी ये बीएसपी के वोट लेकर के लोगों ने सरकार बनाई, उनको इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनको भागीदारी देने का काम नहीं किया। केवल बीएसपी। आपको एग्जाम्पल इसी ज़िले का दे दूँ। एक यहाँ पे हाजी फरीद महफूज किदवाई थे, अभी हैं मौजूदा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। वो बंदा अपने दम पे मसौली विधानसभा थी पहले, उस पर चुनाव लड़ता था। जैतपुर हो गया बाद में, अब जैतपुर हो गया। यही बहुजन समाज पार्टी 40 लाख रुपए लेती है और उन्हीं के अपोनेंट, उन्हीं के एक जानने वाले को उनके खिलाफ चुनाव लड़वाती है और वो 4000 वोट से इंडिपेंडेंट चुनाव हारते हैं बहुत बड़े नेता के सामने। वो बीएसपी छोड़ के आते हैं। अभी जैसे बड़े भाई ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ, वो अल्पसंख्यक नहीं है, उनको बुलाया गया ऑफिस में कि आपको मंत्री बनाया जाएगा। उनका कुर्ता प्रेस होके रखा, उन्होंने पहना और उसके बाद उनको खट से बाहर कर दिया गया। ये नसीमुद्दीन ने कराया था जब वो नसीमुद्दीन पार्टी में था। ये अरे भाई, ये नीति और ये है कौन मंत्री बनेगा, कौन विधायक, कौन चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं कर, चाहे जिस दल का हो। जैसे आप IM में हैं, ओवैसी जी क्या ये तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा? ये ओवैसी जी तय करेंगे। अगर सरकार बनेगी कि जिस दल की, बोल रहे तय करना, ये तो बोल रहे हैं कि नेता के साथ हुआ क्या? नहीं, ये तो ये बता रहे हैं। मैं कहता हूँ जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा। एसपी साहब मेरी बात सुनिए, ये नहीं कह रहे हैं कौन क्या कर रहा है, इन्होंने कहा कि किसी के साथ क्या हुआ, वो ये कह रहे हैं। नहीं देखिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए सर, थोड़ी सी बात, अपनी बात रखने के पहले आप बात को समझिए कि बात क्या हो रही है। वो कह रहे हैं कि पार्टी के नेता से ऐसे क्या हुआ। उन्होंने 2 नेताओं का नाम गिनाया, एक दानिश अली का और एक अभी जो बनाए जो जैतपुर वाले, तो हाँ हरीद महफूज के बारे में। तो कुछ तो तर्क होगा आपके पास इन 2 डिसीजंस को बचाने का। तर्क सुनिए, देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर पार्टी की भी कोई एक विचारधारा होती है, कोई संगठन है उसकी एक विचारधारा होती है। अगर हमारी पार्टी की विचारधारा से अगर आप हटेंगे और पार्टी विरोधी, संगठन विरोधी गतिविधियों में अगर आप लिप्त होंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व चाहे जो हो उसे। आप बताइए साहब, आप मुझे एक जवाब देना है। हाँ जल्दी कि अगर बहुजन समाज पार्टी विचारधारा कौन सी है, बामसेव की विचारधारा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है? 2 चीज़ें हैं। एक बात, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ टिकट
पैसे पे ही मिलना है या और भी इसके अलावा बिना टिकट के, बिना पैसे का टिकट दिया जा सकता है बहुजन समाज पार्टी के? मेरा एक सवाल बहुजन समाज पार्टी से ये है, जिसकी वजह से आने वाले वोटरों पे इसका प्रभाव पड़ता है कि जो 50 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ टिकट लेके जाएगा तो वो चुनाव क्या जीतने बाद बनाएगा, पब्लिक को क्या देगा? भाई सीधा सा सवाल है। चलिए अभी देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 2 लोग के बीच में बहस को महदूद नहीं करेंगे। यार आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता किस किस पार्टी से हैं, इनकी टोपी से पता चल रहा है, आप लोगों के कोर्ट से नहीं पता चल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यहाँ का सांसद आपका भाजपा से है, यहाँ के 4 विधायक आपके भाजपा से हैं और भाजपा समर्थक कोई अभी तक ये नहीं बताने आया कहाँ है वो MIM से थे भाई। एक ही समझिए। अरे यार सर मैं समर्थक नहीं हूँ। अरे नहीं, एक ही समझिए। अगर कोई एक्सक्यूज होगा तो हम उसको दे सकते हैं। अभी लड़के गए, उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, इसी पे बात पे लड़के गए वो। अरे तो वही समझिए आप, भाजपा ने उसकी कमी पूरी कर दिया। अरे नहीं यार, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं जो एक्सक्यूज उनका होगा हम क्लियर कर सकते हैं। हालांकि हम भाजपा से नहीं, मेरा नाम आशीष मिश्रा है। अवशीष मिश्रा जी, मैं फैजाबाद से आया हुआ हूँ आपके लल्लन टॉप टीम जो है ज्वाइन करने के लिए। अरे थैंक यू यार, कल हम फैजाबाद ही आ रहे हैं। हाँ तो कल वहाँ भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ तो बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? सर उनका क्वेश्चन क्या था पहले आप बताइए तो हम उसका रिप्लाई देते हैं। नहीं, उनको कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम, बीजेपी को फायदा पहुँचाते हैं वैसी MIM। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी को फायदा वायदा कुछ नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इंडिया का जो चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो सारा खराब में से किसी एक खराब को चुनने का जो है वो चुनाव होता है। मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो है जितनी भी हमारी पार्टियाँ हैं सारे के सारे जो आते हैं उसमें शायद 1-2 70-80 जो कैंडिडेट आते हैं, 300 समथिंग के आसपास आते हैं। जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनमें से जो सबसे कम खराब होता है उसको ज्वाइन करने का, उसको चुनने का हमारे पास विकल्प आता है। मैं तो हमेशा नोटा दबाता हूँ। हमेशा नोटा दबाते हैं हमेशा नोटा दबाता हूँ यार। मेरी वोट आई है 2 बार में ये तो वैसा ही वाला है यार। आपने हो गया, अपने 100 रुपये पेट्रोल भरवाना है, महंगा है, अपने को 100 रुपये नोटा दबाना है। सारे खराब में से अच्छा ठीक है, आप हाँ मांगने का भी अधिकार नहीं है तो यहाँ तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। जब आप लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, किसी के ऊपर जब आप लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं तो बात क्या करेंगे, फिर किसके लिए मांगेंगे? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मौर्य है। कोई बात नहीं, मतलब लोकतंत्र ने नोटा का विकल्प दिया है। नोटा का विकल्प अगर हम नोटा दबाएंगे तो किसी से कुछ कहने के अधिकारी कैसे हैं? अगर हम किसी को कुछ देंगे तभी तो उससे मांगने के अधिकारी हैं। वो हमसे कुछ मांगने आया और हमने उसको नहीं दिया, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो उससे शिकायत कैसे किस बात की करेंगे? शिकायत करने का कोई लहजा चाहिए ना हमको। तो हमने उसको कुछ के लिए किया नहीं, उस शिकायत उससे कर रहे हैं कि आपने रोड नहीं बनाई, आपने नाली नहीं बनाई, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। हमने उसके लिए क्या किया? देखिए सर, ठेले पे 1 घंटे लगा के, उतना समय तो हम पेपर पढ़ के नहीं देखते कि कौन अच्छा कौन खराब, क्योंकि सबका छपता है पेपर में ना, किसके कितने केस हैं, कौन सा गंदा है, कौन सा अच्छा है। हम तो पार्टी देख के मोहर लगाते हैं। हम भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम भी साइकिल दबाते हैं। तो सीधी सी बात है, हम अपने नेता की नीतियों पे चलते हैं। नेता ने जिसको खड़ा किया उसकी हम अपनी विचारधारा के साथ चलते हैं। पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं? जी बस बढ़िया। तो ये साहब अभी चले गए क्या? एसपी गौतम जी चले गए साहब। वो अभी बोल के गए कि समाजवादी पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर ने बहुत खा गई उत्तर प्रदेश की पूरी प्रोडक्टिविटी को। वो लॉ एंड ऑर्डर जो ख़राब हुआ सपा सरकार के समय, फिर बीजेपी की सरकार आई, उसमें भी लॉ ऑर्डर ख़राब हुआ, ऐसा उनका कहना था। और ये बेनी प्रसाद वर्मा की ज़मीन है, ठीक है, खासकर सपा के लिए बहुत करीब की ज़मीन रही मानी जाती है। क्या हुआ कि बेनी प्रसाद वर्मा के एक्टिव पॉलिटिक्स से उतरने के बाद ये सीट ही उनसे मिस हो गई सपा से। ये सपा से सीट ही पूरी तरह से हाथ में मिस गई। बताइए कहाँ मिस हो गई? कितने सांसद, कितने विधायक हैं आपके यहाँ पे? 6 के 6 जीते थे पिछली बार। कब? 17 में? 17 में नहीं, 12 में। 17 की बात कीजिए सर, अभी 21 का चुनाव आ गया, 17 की बात कीजिए। मेरी बात छोड़िए, इनसे पूछ लीजिए इनके कितने जीते थे। 2 विधायक हैं अभी समाजवादी। 2 विधायक हमारे हैं अभी यहाँ पे, 6 में से 2 हैं। 6 में से 2 की तब बात की, तब अरे भाई साहब, जब आंधी चली, पूछिए, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, समाजवादी नहीं है। ये जो सवाल आप बीजेपी सपा से कर रहे हैं, इस सवाल का अधिकार है तो बीजेपी वालों से करिए। ये समाजवादी जो सत्ता में है, ये सत्ता वालों का जवाब देने का अधिकार है, ना कि जो पिछले 2012। आपका नाम क्या है यार? जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज।
हफीज भाई, मैंने इनसे पूछा सपा सरकार अपनी जमीन, सपा अपनी जमीन क्यों खो दी, पार्टी अपनी जमीन क्यों खो दी? नहीं, मैंने पूछा पार्टी अपनी जमीन क्यों खो दी। मैं क्या जाके बीजेपी से पूछने जाऊँ कि सपा ने अपनी जमीन क्यों खोई? यार मैं नहीं, सबको पता है कि मैंने सब पहले यही पूछा था जी। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, हार जीत होती है राजनीति में, हमेशा से कोई जीतता नहीं है और हमेशा कोई हारता नहीं है। आज की डेट में हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं, बाराबंकी में कोई दूसरी पार्टी हमारे मुकाबले में नहीं है। हम 6 की 6 पे लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। वो आप ये वो वाली बहस है नहीं कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं। सारी पार्टी यही कहेगी कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं। मुद्दा सवाल है आपके सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे, जो अभी एसपी गौतम साहब उठा के गए कि सपा सरकार में लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम थी। आरपी गौतम नाम था उनका, सॉरी। तो मेरे एक मित्र का नाम एसपी गौतम है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी एक साहब बता के गए कि मुजफ्फरनगर दंगा और तमाम चीज़ें, बदायूं रेप कांड जो हुआ सपा सरकार के समय हुआ, ज़मीन का कब्जा हुआ। कहाँ क्या तर्क है आपके साथ? 5 साल पुराने सारे मुर्दे जो है वो जिंदा कर रहे हैं। हम कहाँ जिंदा कर? आप ही तो जिंदा कर रहे हैं। बाकी तो यहाँ किसी से इससे लेना देना नहीं, बाकी तो यहाँ किसी से लेना देना नहीं है। बाकी इस वक्त नौजवान को रोजगार चाहिए, किसान को अपनी फसल का दाम चाहिए, ठीक है, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, मिट्टी का तेल गांव में मिलना चाहिए, बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए, बच्चों की फीस माफ। मैं एकदम मानता हूं वीरेंद्र जी की, मैं एकदम मान रहा हूं कि पेट्रोल उठा रहे हैं जो आपको सूट कर रहा है। हमको कुछ नहीं सूट कर रहा है, सूट कर रहा है मुद्दा। वीरेंद्र जी 2012 का जो मुजफ्फरनगर मुद्दा उठा रहे हैं, 2012 के मुजफ्फरनगर मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन समाजवादी के विकास कार्य नहीं उठा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में नहीं बता रहे, ये वहाँ के बारे में नहीं बता रहे, ये हमारे लैपटॉप के बारे में नहीं बता रहे, ये हमारे फ्री। अरे वीरेंद्र जी इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि आप मेरे, मैं आपके सामने माइक लगे इसलिए नहीं खड़ा हो कि आप मेरे ऊपर चिल्लाएं। नहीं, आपके साथ आपकी जवाब, आपकी नहीं, आपकी जवाबदेही जो है ना, आपके तर्कों से तय होगी आपकी जवाब। अरे वीरेंद्र जी इधर सुनिए, मेरे बारे में मशहूर है तीखी नजरें, चौकन्ने कान, बुलंद आवाज वीरेंद्र प्रधान। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए। मशहूर है तो मेरी बात सुनिए आप। मशहूर वीरेंद्र प्रधान जी, तो मुला जुला के मुद्दा ये है कि आपके शहर के एक दूसरे बाशिंदे ने आप पर आरोप लगाए, आप मुजफ्फरनगर छोड़ के गए आरोप लगा। अरे भाई तो उनसे लड़िए ना, हमारे छाती पे काहे मूंग दल रहे हैं आप लोग? हाँ, हमारी छाती पे काहे मूंग दल रहे हैं आप लोग हमको? अरे महाराज जो बोल रहा है, अरे आपका तर्क क्या है वो आप तर्क गिनाइए ना। आप बता रहे ना कि हम लैपटॉप फिर से देंगे, हम नहरों का पानी फिर से फ्री करेंगे, वृद्धा पेंशन फिर से देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लैपटॉप देंगे, टेबलेट देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, अच्छा परिवहन देंगे, प्रयास करेंगे बाराबंकी तक मेट्रो आए। और क्या दे सकते हैं हम? चलिए, पुराना मुद्दा नहीं उठाएंगे आपकी पार्टी का, लेकिन आपकी पार्टी के एक नेता बड़े फेमस हैं इन दिनों, आजम खान जी। आजम खान सजा याफ्ता जी। हाँ, उनके पूरे परिवार पर इस समय कई तरह के केसेस हैं। अब वो केसेस सही हैं नहीं सही है मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि केसेस हैं, ठीक है। और माफिया होने, तमाम तरीके की उगाही करने, इस चीज़ और उनकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रामपुर में, उस पर भी ज़मीन हड़पने के आरोप हैं। मैं वहाँ गया हूँ। आपने कहा मुजफ्फरनगर दंगे की बात क्यों कर रहे हैं? मैं मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर अब तक मैं कम से कम 5 बार जा चुका हूँ। मैं रामपुर 3 बार जा चुका हूँ। मैं यूपी के पूरे यूपी से हेड टू टेल कम से कम 5 से 6 दौरे कर चुका हूँ। तो मतलब सब पार्टियों की नब्ज़ में जानता हूँ। और आरपी गौतम कहाँ गए? आरपी गौतम ने कहा कि मैं ऐसी पत्रकारिता कर रहा हूँ जिससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। लो या दूसरे मीडियाकर्मी आप कह रहे हैं मैं बड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं बीजेपी के सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मुद्दा ये है ना कि मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, मैं किसी को फ्री पास नहीं दे सकता। यहाँ पर बीजेपी का बंदा खड़ा हो जाएगा ना तो मैं उसको भी फ्री पास नहीं दूंगा, सपा का बंदा खड़ा हो जाएगा मैं भी उसको भी फ्री पास नहीं दूंगा। मेरे लिए बीजेपी, सपा, बसपा, MIM जो भी सारी पार्टियां हैं वो मेरे लिए बराबर हैं। मेरे लिए कोई स्पेशल किसी लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। ना आपके लिए होगा ना किसी भाजपा समर्थक के लिए होगा कोई भी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब बताइए, आपने अपने पार्टी के चुनावी वादे तो गिना दिए, आजम खान के बारे में क्या बोलते हैं? हमने उनके बारे में हर बार जितने भी बाराबंकी में धरना प्रदर्शन हुए, हमने उनके मानवों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। सब ने उठाई, एक सुर में आवाज़ उठाई।
और उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं दुनिया जानती है राजनीति से प्रेरित हैं। वो व्यक्ति ठीक है, ये बात धरना प्रदर्शन वाली बात हम सबसे पूछते हैं। धरना प्रदर्शन 1-1.5 साल में बंद क्यों होगा? 1-1.5 साल से धरना प्रदर्शन किया क्यों नहीं गया? सपा ने किया नहीं आजम खान के लिए? अभी हाल ही में किया गया। अरे साफे भाई आप आइए जरा, आप अपने सारे वीडियो उनको दिखा दीजिए भाई साहब को। देखिए, आजम खान साहब की जहाँ तक की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पूरी तरीके से उनके साथ हैं। जिस तरीके से उनके परिवार का भी स्टेटमेंट आ रहा है, उनकी बहू भी स्टेटमेंट दे रही हैं, उनकी पत्नी विधायिका जी तंजीम फातिमा जी स्टेटमेंट दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। आप किस तरीके से साथ चाहते हैं समाजवादी पार्टी उनके साथ हो? हर प्रकार से समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आजम खान साहब के लिए लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी पिछले मार्च में ही एक साइकिल यात्रा रामपुर से लेके लखनऊ तक की आजम खान साहब के सम्मान में की। ये सिर्फ मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है कि हम आजम खान साहब के साथ नहीं हैं, और आजम खान साहब ही हमारे नेता हैं। उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब ही हमारे नेता हैं और रहेंगे। ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठ रहा है, लोग बता रहे हैं कि भाई बसपा को ही लाना है। इधर तो लोग बोल रहे हैं कि सपा बसपा भाजपा तीनों को लोग बोल दे रहे हैं, MIM वाले भैया जो यहाँ खड़े थे। अब उस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तक की अभी दिख नहीं रहे हैं, उनको फोन किया गया जैसा आयुष बता रहे हैं हमारे साथी है ना आयुष। हाँ, बगल में ही कार्यालय है तो यहाँ पे कोई था नहीं, कुछ लोग थे बता रहे थे कि हैं। हाँ, वो भाजपा कार्यकर्ताओं की बात की जाएगी। वो हाँ, ये सब समाजवादियों की जगह है, यहाँ भाजपा वाले जल्दी नहीं दिखे। चुन लिए गुरु, 4 विधायक बनवा लिए, अब बोल रहे समाजवादियों का गढ़ है। हाँ, 2 विधायक हमारे इसी लहर में है जी। गौरव रावत जी हो गए, हमारे सदर विधायक श्री सुरेश यादव जी हैं, 2 बार से विधायक है। ऑडिटोरियम बनवाया, पुल बनवाए, जमुरिया पुल बनवाया, 100 बेड का अस्पताल बनवाया समाजवादी सरकार ने जी। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे PL पुनिया जी और उनके बेटे जो हैं, क्या ना तनुज पुनिया जी, वो वही लोग समाजवादी पार्टी का वोट काटने में लगे हुए हैं। ये सही है, ये अभी तक सही है, लेकिन अब उनका अभी काम जो है। सही क्यों है ये बात? मतलब ये वोट मिलता है, उनको वोट मिलता है। जो समाजवादी पार्टी का सेकुलर वोट है वो पुनिया जी की तरफ भी जाता है, इसलिए हाँ, इसलिए जो है पुनिया ही जी की वजह से समाजवादी यहाँ नुकसान में है। अच्छा, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। पुनिया जी की वजह से नुकसान में। देखिए, वो जो भी है कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहते हैं, और जो भी है सही है। कांग्रेस पार्टी जो है, हर पार्टी लड़ेगी, हर पार्टी का बुराई नहीं कर पाते हैं खुल के आप। नहीं, ऐसा नहीं है। हर पार्टी है, लड़ेगी, जो भी करेगी वो करेगी। लड़ना, हर पार्टी का टिकट देती है तनुज पुनिया को कांग्रेस हर बार तनुज पुनिया जी को टिकट देती है। पिछली बार लोकसभा सीट से भी दिया। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश भारत देश की बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ वोट कटवा बन के काम कर रही है। वो केंद्र में विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश में आके उनके नेता लोग फर्जी नौटंकी करते हैं। ये जनता समझ चुकी है इस चीज़ को। जनता इस बार ना पुनिया, ना प्रियंका, ना राहुल किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश की जनता केवल एक चीज़ चाह रही है, विकासवादी सोच वाले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, और अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। मानना है, ठीक है। हाँ सर, क्या नाम था सर फिर से? उस्मान मीनाई। उस्मान मीनाई जी, बहुत बड़े शायर भी हैं हमारे। अच्छा, ये शायर हैं बहुत बड़े, मीनाई साहब बहुत बड़े शायर भी हैं। बाराबंकी इनके वालिद के नाम से शमसी मीनाई साहब के नाम से जाना जाता है। अच्छा, शेर जरूर सुनिएगा राजनीतिक। हाँ, जरूर सुनेंगे आपसे शेर। भाई बहुत मैं देखता हूँ, मैं लल्लन टॉप जो हूँ पाबंदी से देखता हूँ, और बहुत अच्छी पत्रकारिता है आपकी जी। उस्मान जी, ये बताइए जी, मिला जुला के बाराबंकी का मूड जो है, ठीक है, वो सब ठीक है जी। हम अखिलेश को चाहते हैं, हम योगी को चाहते हैं, हम मायावती को चाहते हैं, उन सब तर्कों से अलग जी क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका जो सांसद है यहाँ जी, और यहाँ के 2-3 विधायकों के जी, मार्केट में घूमिए और गांव में घूमिए, जैसे मैं अभी जैदपुर से होके आ रहा हूँ, गौरव रावत के बारे में किसी का अच्छा फीडबैक नहीं मिला जी, है ना जी। और गौरव रावत के बारे में सपा के विधायक हैं, उनका किसी का अच्छा फीडबैक नहीं मिला जी। लोगों ने कहा है वहाँ पे निमरा गांव है, वहाँ पे खड़ंजा अभी तक पक्की सड़क भी नहीं बनी है जी। पतियों को छोड़ दीजिए, वो बोल रहे हैं कि विधायक से मिल नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी बोलते हैं अपने पुराने विधायक जो उपेंद्र सिंह रावत थे, जो अभी सांसद बन गए आगे, हम उनसे मिल लेते हैं, अपने मौजूदा विधायक से नहीं मिल पाते हैं, सांसद से मिल लेते हैं जी। ये सही कह रहे हैं। बाराबंकी में पिछले 4.5 साल से कोई विकास ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
बिल्कुल खाली। इसीलिए इस बार इलेक्शन में 2022 के समाजवादी को फायदा होगा। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं कि आपके सिटिंग विधायक, समाजवादी के सिटिंग विधायक को दिक्कत हो रही है। सरकार उनका है, सरकार में लोग उससे मिले तो लोगों से मिले कौन से? निधि से काम किया आपने 2 साल में? 19 बाईपोल में बने हैं। उसके बाद 2 साल से विधायक हैं, ये बाईपोल इलेक्शन में जीते थे। उसके बाद कोरोना काल में निधि जो है वो बंद हो गई थी जी। और प्रदेश सरकार सर मेरा ये कहना है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसके बारे में कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। चाहे वो बाराबंकी में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, ना बाराबंकी में एक अच्छा हॉस्पिटल है, ना एक अच्छा एजुकेशन के लिए कॉलेज है, ना बाराबंकी में रोज़गार के लिए कुछ है। सर इसके बारे में कोई पार्टी बात नहीं कर रही है, ना अखिलेश यादव, ना योगी, ना मायावती। तो गिना के गए ना, जो डांटे फिर उनको बहुत सारा वादा गिना है पार्टी का अखिलेश वाला। नहीं तो अगर उनकी सरकार आएगी तो वो युवाओं के लिए क्या करेंगे ये जानना है। बोल रहे थे लैपटॉप बांटेंगे, ऐसा कुछ बताया अपना? नहीं तो रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार देंगे ऐसा बोल दिया गया, रोजगार देंगे। वो तो सब लोग कहते हैं। वो बीजेपी आई थी, उन्होंने बताया कि 4.5 लाख देंगे, अभी तक कुछ नहीं आया है। एक 2016 की भर्ती थी जूनियर इंजीनियर की, वो सपा सरकार के टाइम आई थी अखिलेश। उसके बाद उसका पेपर होना था मई 2017 में। फिर योगी सरकार आ गई, जो आयोग बैठा था योगी जी ने आके उसे मतलब भंग कर दिया, और फिर नया आयोग बना यही मई 2018 में, 1 साल बाद बना होगा। उसके बाद तब से लेके अब तक एग्ज़ाम तक नहीं हो पाया उसका। मतलब 16 में भर्ती आई पार्टी की सरकार जी 16 में भर्ती आई, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसका। वही 1 साल तक अखिलेश भी कुछ नहीं किया, 5 साल तक जी बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। और इस पे अखिलेश ने इतना किया है कि आज तक वो विकास दिख रहा है। और मोदी जी को, योगी जी को 5 साल पूरे आने वाले हैं। उनके गृह राज्य में होके आ रहा हूँ, अभी सुबह मैं लौटा हूँ। वो कौन सा गृह प्रदेश उनका मैं लौट के आया हूँ। वहाँ की सड़कों की वो हालत है कि वहाँ चलना दूभर है। अगर 10 किलोमीटर जाना हो तो वहाँ घंटों लग जाता है। आपको तो 4 किलोमीटर आने में 1 घंटा लगा आपके बाराबंकी में, आप ऐसा बता रहे हैं। एक चीज़ और सर, और बाराबंकी में कोविड के टाइम इतनी बुरी हालत थी, एक हॉस्पिटल अच्छा नहीं था यहाँ पे, और बेड्स भी नहीं थे। यहाँ के लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था और वहाँ भी बेड्स नहीं मिलते थे। नहीं दिया आपके ऑडिटोरियम के सामने जब 1950 से केवल 70 बेड का महिला अस्पताल था, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस दर्द को समझा और आपके जनपद को 100 बेड का महिला अस्पताल। परंतु सर जब अस्पताल मेरा बन के तैयार हुआ 2016 में के लास्ट में, 17 में अधिसूचना लग गई, काम रुक गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। हमारे नेता, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पूरे जनपद में जो खाद की किल्लत है किसानों के लिए वो हाई है। बाबा जी की सरकार खाद नहीं दे पा रही किसानों को। डीएपी का किल्लत तो कई जगह सुन रहे हैं हम। डीएपी ने पूरे जिले में जो हालत है कि इतनी भीड़ 100-100, 200 आदमी 1,000 लगे हैं सेंटरों पर, और ओवर रेट पूरे जनपद में बिक रही है। 1200 वाली 1400, 1450, 1500 की डीएपी बिक रही, 1100 वाली खाद, 1185 वाली खाद आज 1400-1500 बिक रही है। सबसे ज़्यादा खाद की किल्लत है। बाबा जी की सरकार खाद नहीं दे पा रही बाराबंकी की पूरे प्रदेश को। ये हाहाकार मचा पड़ा है किसानों के लिए। बाबा जी की सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं आज तक किया है। भाई क्या किया? 35% हाइब्रिड धान, और जनपद बाराबंकी में हाइब्रिड धान खरीदा जाता है 80% से 85% बोया जाता है। और यहाँ की सरकार, यूपी सरकार कह रही है कि नहीं हम 35% लेंगे। मेरा 20 कुंटल धान अगर है उसमें से 6 कुंटल 7.5 कुंटल लगे, 13 कुंटल हम कहाँ बेचे जाए ये बताओ। और कह रही सरकार कि हम किसानों को समर्थन मूल्य दे रहे हैं, तो कहाँ दे रही है? बाड़े वाले माला माल हैं। किसानों का तो वो भी माफ हुआ है, कर्जा भी माफ किया। कहाँ माफ हुआ है? किसका कर्जा माफ हुआ है बता दीजिए। अभी तो जयपुर से गांव निवारा में हो गया। कौन सा कर्जा माफ किया बाबा जी बताओ तो? कोई बता दे कि किसानों को कर्जा माफ हुआ है? कोई कर्जा नहीं। भाई जो किसानों को समर्थन मूल्य रेट देते सरकार, यही बहुत है। डीजल पेट्रोल डीजल इतना रेट बढ़ा दिए, बताओ किसान का कैसे सिंचाई करे? कै रुपये धन। और भी लोग हैं सर। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार द्विवेदी नाम है। अशोक कुमार द्विवेदी जी। अशोक जी, क्या
बाराबंकी में लोग तो बड़ा नाखुश दिख रहे हैं बीजेपी से। किस चीज़ से नाखुश दिख रहे हैं? किसान हैं, ये बोल रहे हैं कि खाद की किल्लत है और सब्सिडी नहीं मिल रही है। सुनिए सुनिए सुनिए, कोविड के समय जो बेड की बात है, ये कोविड बीमारी किसको एक्सपेक्टेड था कि ये इतनी भयंकर इस तरह से फैल जाए? किसी को पता था? नहीं पता था। अमेरिका जैसे, हाँ फालतू बात मत करिए, अमेरिका जैसा देश, उससे बड़ा सुपर पावर तो इंडिया है नहीं, वो उसके यहाँ ये प्रॉब्लम हुई तो हमारे यहाँ होना लाजमी है। अब अगर अब व्यवस्था ना हो, अब दोबारा हो, अब ना हो, तब सरकार की गलती कही जाएगी। नहीं सर, यहाँ पे एक सवाल है अशोक जी ना, पहले वेव में जब मौतें हुई तब क्या तैयारी नहीं की जा सकती थी दूसरे वेव की? देखिए तैयारी बता दें, वो तो सरकार का फेलियर हुआ ना। आपके यहाँ मास्क तक नहीं बनता था, पीपी किट नहीं बनती थी, बेड नहीं बनते थे, तो उसके लिए समय चाहिए। कितना, 1 साल का समय है सर? इतनी लाशें गिर गई, भरा हुआ है गोमती का किनारा, अभी भी लाशों की कहानियां हैं वहाँ पे सर। कहाँ पे? गोमती का किनारा, यहाँ लाशें जलाई जा रही थी। हाँ, कोई कहानी पता होगी? नहीं, हमें कहानी पता है, अच्छी तरह से हमने देखा है। बनारस का रहने वाला हूँ, दिवाली पे मैं जान रहा हूँ कि हर दूसरे तीसरे घर पे लाइट नहीं जली है, दिया नहीं जलाया गया। प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आई है, क्योंकि लोगों को, और लोगों ने वो एक महिला की तस्वीर है बाराबंकी की, एक सेकंड, बाराबंकी से एक महिला की तस्वीर है, एक महिला अपने पति को मुंह से मुंह लगा के सांस दे रही है, पति मर गया उसका उस इलेक्ट्रिक ऑटो में। क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? बिल्कुल नहीं है सरकार का फेलियर, हमारा आपका फेलियर है। अच्छा। हमारा आपका फेलियर ये है कि आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, जरा आप पता करिए कि इसमें से तमाम लोग ऐसे होंगे कि जो नौकरी वाले होंगे लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराए हैं। अब जब गवर्नमेंट का एक अस्पताल है, इस अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हो जाएंगे? अच्छा सुनिए, एक बात बहुत बढ़िया बात का, आदमी भर्ती हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात की अपने हेल्थ इंश्योरेंस की। अशोक जी बहुत बढ़िया बात की अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस होने से ऑक्सीजन मिल जाती है? हेल्थ इंश्योरेंस होने से ऑक्सीजन मिल जाती है, बेड मिल जाता है? तो ऑक्सीजन क्या गेहूं तो है नहीं कि वो भी 3 महीना 4 महीना लगता है पकने में और तैयार होने में, तुरंत फिलिंग हो जाता है उसका? तो हो जाता है, नहीं हो जाता। तो क्यों नहीं मिल पाया? गवर्नमेंट ने व्यवस्था करी है, अब अगर प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट की फेलियर 100% मैं कहूँगा, या कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में पहले से पता रहा हो, कैसे फैलती है, कितना लोग मरते हैं ना, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इस वक्त तो डेंगू फैला हुआ है पूरे प्रदेश में ना, नहीं पूरे प्रदेश में डेंगू फैला हुआ, उसकी व्यवस्था वो तो बहुत सालों चल रही है, तो आप उस पर व्यवस्था आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए अब आप 2 कारण देखिए। डेंगू किससे फैलता है? साफ पानी में, गंदे पानी में नहीं उसका मच्छर फैलता है। साफ पानी कहाँ रहता है? छतों के ऊपर। हम मेडिकल में रहे, हमको मालूम है, छतों के ऊपर गमले में, कहीं टायर में, कहीं कहीं लोग जाके अपने उसमें देखते नहीं हैं। दूसरी चीज़, लेट में बरसात हुई, काफ़ी हो गई, जल भराव हुआ, तो हर आदमी को अपना प्रिकॉशन भी करना चाहिए कि हर काम गवर्नमेंट करेगी। आप अपना, हमको तालाबों में ब्लीचिंग डालना चाहिए जाके, हमको नालों में ब्लीचिंग भी डालना चाहिए, हमको तालाब में ब्लीचिंग डालना चाहिए, हमको नालों में ब्लीचिंग डालना चाहिए। जहाँ गड्ढों में पानी भर गया, सारी जिम्मेदारी जनता की है। सरकार तो इसलिए आई है कि वो मौज करेगी खाली बस। हाँ बताइए, पूछिए, बताएंगे। आरोप लगाने वालों का हमेशा लगाए हैं, आज भी लगाएंगे, कल भी लगाएंगे। अशोक जी एक बार कलेजे पर हाथ रख के देखें कि इससे पहले होता क्या था। अरे अशोक जी एक बार अशोक जी अस्पताल की हालत में देखा हूँ। मैं जवाब दे दूं, इनका बयान उस तरह का है जैसे 2014 में देश आज़ाद हुआ, अभी नया बयान आया है। 1947 में कटोरे वाली आज़ादी का बयान इनका है। अच्छा, तो वो तो मूर्खतापूर्ण बयान है। नहीं, मूर्खतापूर्ण है, मानता हूं मैं, लेकिन हमको इतने लोग बताएं, क्या 99 साल के लीज पर नहीं मिली थी आज़ादी? सबूत कहाँ है इस बात का? बताइए, कैमरा लगाओ, बताइए, आप बताइए क्यों? अगर हम आज़ाद थे, सुनिए, अगर हम आज़ाद थे तो हम सुनिए तो अंग्रेजों की शर्त हमने कैसे मान ली कि सुभाष चंद्र बोस जब भी पकड़ा जाएगा 100 साल तक वो युद्धबंदी ब्रिटेन को दिया जाएगा? बताइए, अगर वो आजाद। भाई सुनिए भाई साहब, अरे सुनिए, इसका काउंटर हम लोग के ललन टॉप के बहुत पहले से मौजूद है। अगर आज़ादी मिली थी तो फिर ये शर्त क्यों मान ली ब्रिटेन की? 99 साल की लीज पे है ना। हाँ, कि जो है सुभाष चंद्र बोस 100 साल तक अगर पकड़े जाएंगे तो युद्धबंदी की तरह से ब्रिटेन को सौंपे जाएंगे। 99 साल की लीज मिली थी। बिल्कुल।
अरे यार क्यों नहीं गुलामी के प्रतीक उसी समय नष्ट किए गए? अगर सब मिली। अरे सुन लीजिए सर, अरे सुन लीजिए भाई अरे मिस इन्फॉर्मेशन सुनिए, अरे सुन लीजिए एक सेकंड, आप भी शांत रहिए। मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बात करेंगे भैया, सबसे बात करेंगे। सुनिए सर, एक दो हफ्ते पहले ना झांसी में एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट का नाम है लल्लन टॉप अड्डा। वहाँ पे लल्लन टॉप रोज देखता हूँ। हाँ, वहाँ पे एक दीदी आई, वहाँ पे एक मैडम आई जो भाजपा की प्रवक्ता थी। सुनिए, और उन्होंने रवीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पे लल्लन टॉप जा रहा है। मुझे नहीं पता सर आपकी रैंकिंग क्या है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं रोज देखता हूँ लल्लन टॉप। अशोक जी बात तो सुन लीजिए। 99 साल वाली बात जो है ना, लीज वाली, झूठ है, फर्जी है सर, मत बोलिएगा कहीं। प्रूवन फर्जी है ये सर। इन्होंने आप प्रूव करके बताइए सर। लल्लन टॉप पे वीडियो पड़ा हुआ है सर, लल्लन टॉप पे वीडियो पड़ा हुआ है सर। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुनीत अवस्थी। सुनीत अवस्थी सर। अरे भाई रुक जाओ, क्या नाम है आपका? सुनीत अवस्थी। सुनीत जी क्या करते हैं सर? वकालत करते हैं। वकालत करते हैं? जी। भाई आराम से। अभी स्वतंत्रता सेनानियों की नई लिस्ट बनने वाली है। तो लोग बता रहे हैं कि अभी आरोप है सरकार पे, एक तो आज़ादी वाली बात करें कि ना करें? कुछ भी आप करिए, जो भी बात करें। 99 साल की आज़ादी वाला अशोक जी बोल के चले गए। अरे जिसको इतिहास नहीं पता वही आज़ादी। भाई साहब थोड़ा सा आराम से। तो ये बात तो 99 साल की आज़ादी वाली कहा गया, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक है। दूसरी चीज़ आरोप है कि डेंगू फैल रहा है। कोविड का वैक्सीनेशन हो गया है, हो सकता है लोगों को इन्फेक्शन हो भी तो भी इतना सीवियर ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, लेकिन डेंगू फैल रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अपने आसपास सफाई नहीं कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आप तालाब में ब्लीचिंग डाल दें। क्या डेंगू हो तो गया, अस्पताल में सुविधा तो जिला अस्पतालों में सुविधा कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। बिल्कुल तय करेगी। तो क्या डेंगू से मौतें हो रही हैं, डेंगू से इतने हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, क्या वो कोई फैक्टर नहीं है? नहीं, बिल्कुल फैक्टर है। कोई भी महामारी फैलती है तो जो सत्ता में सत्तासीन सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। जिले में अगर हो रहा है तो जिले के सीएमओ की जिम्मेदारी है उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकाले, उसकी दवा मेडिसिन समय पर उपलब्ध करावें। तो ये व्यवस्था तो जो बैठा है शासन में कुर्सी बैठा है उसकी व्यवस्था है। और कोविड के समय, सेकेंड वेव के समय जो मौतें हुई, उनका जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब वो देखिए कि जिसकी इम्यूनिटी कम थी, अब हम रोड पे जा रहे हैं, अगर हमने स्पीड बढ़ा ली, हमारी बाइक की स्पीड 130-140 जा रही है, तो हम ही तो मरेंगे ना। अस्पताल में बेड नहीं होना किसकी जिम्मेदारी थी? ऑक्सीजन नहीं होना किसकी जिम्मेदारी? में बेड ना होने की जिम्मेदारी सरकार थी। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी बेड की। अब हम समय पर पहुंच नहीं पाए। ये बात सही है कि एकदम से हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, इसको मान लेना कोई बुरी बात नहीं है। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सरकार को गलती माननी चाहिए अपनी। बिल्कुल मानना चाहिए, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा ज़्यादा हुआ, मौतें का ज़्यादा हुआ सर। हम बता रहे ना, जिसको एक सिलेंडर की आवश्यकता थी उस समय 10-10 सिलेंडर लोगों ने लिए। तमाम हमारे जो ऊपर उच्च पदों बैठे हैं, चाहे बड़े व्यापारी हों, चाहे बड़े अधिवक्ता हों, या कोई भी बड़े पद पर रहा हो, अगर उसके घर में कोई एक बीमार है, एक सिलेंडर की आवश्यकता थी तो 4 उसने स्टोर कर रखे थे। इस तरफ सरकार पर जब ध्यान गया तो ये सिलेंडर ऑक्सीजन कमी कम तो उन्होंने स्टेप लगाया, लेकिन काफी देर हुई थी। हाँ, देर तो होगी। अगर ये बता रहे हैं कि एक आदमी 4 सिलेंडर स्टोर किया था, अस्पताल का सिलेंडर ले जाके स्टोर किया था, क्या सरकारी ऑक्सीजन प्राइवेट लोगों को पहुंच रहा था? ये बात तो सच भी है, ये बात मैं भी मानता हूं, मैंने देखा भी है। मेरे कई सारे मित्र डॉक्टर हैं, वो पहले से ही घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रख के बैठे हुए थे। 2-2, 3-3 ऑक्सीजन सिलेंडर सब लोग बैकअप में रख के बैठे हुए हैं। कोई कोविड पॉजिटिव नहीं तब भी रखे हुए हैं। ये तो कालाबाजारी तो हो ही रही थी। हाँ। इस जिले में 1 साल पहले और उससे भी पहले एक खबर उड़ी कि मोदी सरकार नमक जो है बंद करने जा रही है। वो तो अफवाह थी कोरी, वो तो पूरे देश में थी। जब ये कोविड का ये फैला ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो वो लोग फैले जो है सबसे पहले सिलेंडर ले के रखे। नहीं, वो तो बहुत बड़ी अफवाह थी। अच्छा, एक बात नहीं सुनी जी, ये बात बहुत सारे लोग नकार रहे हैं। ये बात बहुत सारे लोगों के घरों में ही सबसे ज्यादा सिलेंडर थे। ये बात बहुत सारे लोग नहीं मरे हैं। इनके विधायक रामनगर से विधायक शरद अवस्थी जी आती थी, उनकी गाड़ी सिलेंडर भरती थी और चली जाती थी। मान सकते हैं हम मान सकते हैं, हम गलत नहीं कहते। सब कुछ मान लेंगे, सब कुछ ये इनके बाद 3 मंत्री कोविड से मर गए। इनके सरकार के 3 मंत्री कोविड से मर गए, और आप हमें कह रहे हो जो विधायक नहीं है, खाली से एक चिल्ली नेता है, वो तो 4-4 सिलेंडर रखे हैं। विधायक 10 सिलेंडर धर ली,
हैं? तो उसको तो पब्लिक वाले चिल्लाएंगे, कहाँ से लाएगा देगा? अशोक जी लेकिन सबसे बहुत रोचक व्यक्ति हैं जो बोल दिए हैं कि मतलब विधायक ने चोरी की है, ये मतलब मान लिए। अच्छा एक चीज़ बड़ी मानने, कई सारे लोग नकार भी रहे हैं इस बात को। अशोक जी आप भी बताएं, सुनील जी आप भी बताएं कि बाराबंकी की स्मगलिंग के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि नहीं? स्मगलिंग थी तब जब ओपीएम के लाइसेंस होते थे। तो है एक कहीं जिले भर में 2-3 और उन स्मगलर जो लाइसेंस भी हैं उनको नीलगाय या जानवर खाए ले रहे हैं। उसको छुट्टा जानवर मतलब है? छुट्टा जानवर है, छुट्टा जानवर है। हाँ, एक सतरिक थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है गेंदवर। आपको अगर समय मिले तो गेंदवर आप हो लीजिए। गेंदवर में शायद ही कोई परिवार बचा हो जहां पर इसमें की ना हो। अच्छे परिवार थे, वहाँ ब्राह्मण परिवार थे, सब तबाह हो गए। उस पर कई स्टोरी दीपक जी ने लगाई, टीवी पर चलाई। तो अगर हमको अफीम की लत लग गई है तो जाहिर है कि हम कहीं ना कहीं से मैनेज करेंगे। और बाराबंकी में ये काला सोना के नाम से मशहूर था। आज इस सरकार ने काफ़ी अंकुश लगाया है, सभी पकड़े जा रहे हैं, सबको सजा हो रही है। मतलब अभी है इसीलिए पकड़े जा रहे हैं? है तो हमेशा है, ड्रग्स तो हमेशा है। जो मेडिसिन है वही तो ड्रग्स है। आप इंजेक्शन तमाम अवेलेबल है, लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं। भाई मॉर्फिन का इंजेक्शन बेहोशी में दिया जाता है, उसको खरीद के लगा रहे हैं। मॉर्फिन तो है, तो फिर क्या है? पीने वाले हैं, पी रहे हैं, लेकिन जो गलत कर रहा है उसके कोरेक्स सिरप आप जाके देखिए। कोरेक्स सिरप, ये जो क्या कहते हैं वो सूंघने वाला होता है वो बताइए, इतनी बड़ी माफिया की खेप पकड़ी गई, किसकी सरकार है देश में? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पे। पकड़ी गई गुजरात में। इतनी आप ही के चैनल से हमने खबर सुनी थी आज तक पे। हाँ, तो उस पे कुछ हुआ? कहा पूछे साहब से पूछे। आपकी बात सही है, आपकी बात सही भाई, आपकी बात सही है जो भी हुआ, लेकिन बाराबंकी पे फोकस कर ले अडानी के पोर्ट पे जाने के पहले। हाँ, सवाती कहाँ से है? अफगानिस्तान से हुआ या पाकिस्तान से? सवाती है, ड्रोन से गिराए दे रहे हैं, खेतों में जा रही, नहर में मिल रही है। तो धंधा, लोग वाले धंधा तो करेंगे चाहे जो गवर्नमेंट हो। अब यह है कि उसको पकड़ने का काम जो पकड़ रहा है वो वस्ताज है। अच्छा, तो नौसा वो पकड़ा, दूसरी गवर्नमेंट होती तो पकड़ा ही नहीं जाता, वो नीचे से माल लेके चला जाता वो। अच्छा, ये फर्क है इस गवर्नमेंट में और में। बता रहे हैं ये लोग, ये भी बता रहे हैं ये सब विरोधी दल के लाल टोपी वाले हैं। ये सब जो है 2-2.5 महीने के बाद ठंडे हो जाएंगे, फिर ड्रेस बदल लेंगे, टोपी बदल लेंगे। ये हाँ, सब टोपी बदल लेंगे। सब बोल रहे हैं कि आप लोग टोपी बदल लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये टोपी लगी रहेगी और बनी रहेगी। कपड़े की टोपी और ड्रेस कौन बदलेगा? इनके 150 विधायक हमारे नेता के संपर्क में हैं और हमारे नेता माननीय। अच्छा ये बताइए, आप 2.5 महीने बाद आइएगा अप्रैल में, इसी उसमें। अच्छा सुनिए ना, अगर इसमें तो 10% कुर्ता बदले नहीं मिलेंगे तो हमारा नाम बदल देना। अशोक जी अपना सुनिए विधायक बदल जाएंगे, तो कोई गवर्नमेंट में नहीं बदले, लेकिन सुनिए ना वाले बदल देंगे। अशोक जी अच्छा आप लोग ये बताइए कि भाई आप लोग मानते हैं कि चलिए सुनिए गुरुदेव, आप तो मानते हैं कि विधायकों ने कालाबाजारी की, आप ये मान रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुआ। अभी आप ये बताइए, अरे अशोक जी ये बताइए कि क्या खाने के तेल के दाम को आप मुद्दा मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। खाने के तेल की दिक्कत किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? गवर्नमेंट की वजह से है, किसान की वजह से है। किसान की वजह से? जब 75-80 रुपया किलो सरसों का दाम होगा, सुनिए 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है? आज मार्केट में सरकारी खरीद 75 रुपए। सुनिए सरकारी खरीद 75 रुपए और मार्केट में सरसों का रेट है 90 रुपए। 3 किलो कितने को गई? 9 तिरिक 27, 270 का तेल। अगर 200 में 225 मिल रहा, आपको सस्ता मिल रहा है। बतावे कोई गणित। और पेट्रोल डीजल आता है सऊदिया से, वहाँ जाए झंडा लेके, उसके डंडा करे कि सस्ता दियो इंडिया को। है किसी के औकात? जाएगा सऊदिया। 90 रुपए में महंगा लग रहा था, यही तेल 90 रुपए में महंगा लग रहा था जनता को। किसान को जो है, अरे आराम से ज्यादा पैसा दीजिए और दूसरी तरफ महंगाई ना हो, ये कैसे होगा भाई? 300 वाला सिलेंडर 1000, महंगाई और बढ़ेगी। बारी भाई 12 के सिलेंडर पे चूड़ियां भेजी जाती थी। 1000 पे क्या चाहिए वो बता दे।
बताइए अब इतना महंगा है, लोग बता रहे हैं कि सब चूड़ी भेज देते हैं। इनकी सबकी सेहत देखो, ये महंगा वाले हैं, सेहत देखो हैं? और सुनिए, और एक बात बताएं आपको, इनको नहीं मालूम हो, मार क्यों रहे हैं? यूरोप के 8 देश मिलकर जितना तेल खाते हैं, यूरोप के 8 देश मिलकर जितना तेल खाते हैं, इंडिया अकेले उतना तेल खाता है। और सब बीपी से परेशान हैं, सबके कोलेस्ट्रॉल है, सब दवाई खा रहे हैं। आप खाते हैं? आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं? क्या? मैं नहीं खाता हूँ, बीपी की? मैं तेल ही नहीं खाता हूँ। मैं तेल सब्जी में एक ढक्कन, और जब जैसे जैसे महंगा हो गया उसको कम करते गए, ज्यादा खाने नहीं। यही सब खाने वाले माल मलाई कोफ्ता हैं। सुनिए सुनिए इनको सुनिए, क्या तेल से मतलब? अरे भाई कोई कुछ भी खाने के लिए है, बस कोई कुछ भी खाए, ड्राम में लाते हैं तेल। कोई कुछ भी खाए, कोई मतलब किसी को मतलब नहीं होना चाहिए जी। सर बाराबंकी में ट्रांसपोर्ट की वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बाराबंकी का पूरा यूथ, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे ऑफिस में काम करने वाले लखनऊ जाते हैं सर। सुबह इतने रश रहता है बाराबंकी बस स्टैंड पे कि सही कही कि ये रस रहता है, इसका उपाय कोई ढूंढे। अई कड़वा तेल नहीं, सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने बस अड्डा कड़वा तेल नहीं, मक्खन खाने वाले हैं सब। समाजवादी सरकार आएगी, हम मेट्रो चलाएंगे। एक समाजवादी पार्टी की सरकार है भाई आप सुनिए, आप लोग की चिल्लाती आवाज मेरे कान में ही जाएगी, माइक में नहीं जाएगी, इसलिए शांत रहना पड़ेगा आप लोग। हाँ कुछ कह रहे हैं? एक महंगाई पे एक शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ कि तुम्हारे देश में औकात क्या है स्मिथ की। ऑस्ट्रेलिया से कह रहा हूँ, तुम्हारे देश में औकात क्या है स्मिथ की, हमारे देश में डीजल शतक लगाता है। और एक स्वास्थ्य सेवा पे भी सुन लीजिए कि मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, इन अस्पतालों से तो इंतकाल अच्छा है। जी 30 लोगों की बस में 50-50 60 वो बात तो उन्होंने भी मानी कि भाई इस पे काम करना बचा हुआ है, जो भी सरकार आए। बसें इतनी कम है कि 30 लोगों की बस में 50-60 लोग भर के जाते हैं। कम होगा, चुनाव आएगा ना, सब चुनाव आयोग के पास जाएगी बस। स्कूल की भी बस चली जाती है। ये चुनाव आयोग न कर पाएगा न कुछ। आप अपने उस पे करो कि यहाँ से लखनऊ से मेट्रो बढ़ाओ बाराबंकी को, अभी कैसे करें? कम बढ़ जाए कि जब आबादी बढ़ रही तो मेट्रो तो बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। लखनऊ का विस्तारीकरण हो जाएगा। बाराबंकी की समस्याएं हैं, वाजिब समस्याएं हैं। बाराबंकी से कानपुर मेमो चलती थी, वो मेमो चलेगी, वो मेमो चल जाए और बाराबंकी तक मेट्रो सेवा हो जाए तो निश्चित रूप से ये जनता की आवाज भी है और जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आवश्यकता भी है और जरूरी भी है। लखनऊ से यहाँ तक बढ़ाई जाए कम से कम, तो ये जो समस्या है ये आने जाने वाली ये अपने आप कम हो जाए। बाराबंकी की तो ये थी बाराबंकी की चुनावी बहस। शुरुआत में जब ये बहस शुरू हुई तो हम लोगों को लगा कि साहब कुछ बुझी सी बहस है, तो लेकिन मैं आयुष से कह भी रहा था पकड़ पकड़ के कि यार बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ी सा एक लगता है कभी कभी, लेकिन बहस का एक अपना तापमान होता है, वो तापमान उस बहस ने पकड़ा और बातचीत हुई। आपको कैसी लगी ये बहस, आप हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम लोग अब यूपी के दूसरे ज़िलों की ओर बढ़ेंगे, सफ़र किसी और पड़ाव पे जाएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।